हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें एक मोर रिएक्टिव मेटल जो मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। यानी कि जिस तरह से अगर CuSO4 है आपके पास, आपने उसके अंदर जिंक डाल दिया, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो Cu को हटा के खुद उसकी जगह लग जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। I have understand the reaction taking place in beaker A and B, but I still confused why there is no change in the beaker C, D and E। हमने देखा ये जो बिकर ए है और बी है, बिकर ए में भी रिएक्शन हुई, कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन गया। बिकर बी में भी रिएक्शन हुई बेटा, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया। यानी कि यहाँ पे ब्लू कलर से क्या हो गया, कलर चेंज हुआ है। यहाँ पर भी ब्लू से कलर चेंज हुआ है ग्रीनिश। लेकिन इन तीनों लास्ट वाले बिकर में कोई कलर चेंज नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो अब देखते हैं क्यों नहीं हुई। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बिकर सी एंड बाय आयरन इन बिकर बी। कह रहे हैं भाई क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकती है जिंक बाय कॉपर इन बिकर सी एंड बाय आयरन इन बिकर बी। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बिकर डी। ठीक है, जो बिकर बेटा सी, डी और ई हैं तो इनकी बात आती है, क्या जिंक सल्फेट में, जिंक सल्फेट है क्या उसमें उसको कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है? आयरन सल्फेट को क्या कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है? क्या जिंक सल्फेट को कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है? तो ये क्वेश्चन आता है। तो सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज, तो जैसे कि हमें कोई चेंज दिखाई नहीं दिया इन बिकर सी के अंदर, वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। यानी कह रहा था देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यानी कह रहा था कि क्या बिकर सी में कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस किया? क्या बिकर ई के अंदर आयरन को डिस्प्लेस किया? सिमिलरली क्या बिकर डी के अंदर कॉपर ने डिस्प्लेस किया? तो हम देख रहे हैं कोई चेंज ही नहीं हुआ, कलर के अंदर कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व हुआ। तो इसका मतलब हम कहेंगे कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। वो कॉपर जिंक को हटा नहीं सकता। बट वाई, पर क्यों? वैन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बिकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बिकर सी। हमने देखा बेटा जिंक ने बिकर ए के अंदर कॉपर को रिप्लेस कर दिया, पर तो फिर बिकर सी के अंदर कॉपर जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं कर पा रहा? तो इसको देखते हैं बेटा। तो रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी, यानी कि साइंस आर्बिट्रेरी नहीं है बेटा, साइंस निश्चित नहीं है बेटा। इट फॉलो डेफिनेट रूल बेस्ड ऑन फैक्ट। साइंस निश्चित नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा तो मतलब हम पता भी है, जैसे हमने किसी को थप्पड़ मारा तो उसका रिएक्शन आएगा, वो भी हमें थप्पड़ मारेगा फिर। ठीक है, तो साइंस में बेटा आर्बिट्रेरी ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है कि अगर जिंक ने कॉपर को हटा दिया तो कॉपर भी जिंक को हटाएगा, कोई जरूरी नहीं है। जो साइंस होती है बेटा वो रूल पे चलती है। एंड द रूल हेयर इज दैट, और यहाँ पे जो रूल है वो ये है दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। जिंक कॉपर और आयरन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है, और ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस को हटा सकती है पर एक लेस मोर को रिएक्टिव को नहीं हटा सकती। जैसे मैंने कहा था, अगर किसी इंसान ने, किसी एक पीपल ने आपकी जगह छीन ली है, अगर वो आपसे ताकतवर हुआ तो आप उसे वापस नहीं छीन सकते। अगर आप उसे, वो कमज़ोर हुआ तो आप छीन सकते हो। वही यहाँ पे है, ज़्यादा रिएक्टिव है तो हटा सकता है, कम रिएक्टिव है तो नहीं हटा सकता। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बिकर डी एंड ई ऑल्सो। तो आप अब समझ गए होंगे बिकर डी और ई में क्यों रिएक्शन हुई। इसीलिए रिएक्शन नहीं हुई बेटा क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए रिएक्शन नहीं हुई। कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर? क्या आप रिएक्शन की सीक्वेंस बता सकते हो? अब हमने देखा भाई जिंक को ना तो कॉपर जिंक को हटा पाया, ना आयरन जिंक को हटा पाया, मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर बेटा जिंक लिखो, उसके बाद ताकतवर बेटा आयरन, और सबसे कम ताकतवर बेटा कॉपर। तो ऐसे लिखो जिंक, आयरन एंड कॉपर। अब लास्ट में आता है बेटा यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होते हैं बेटा? यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। यानी कि आपको पता होगा, आप गैस कर सकते हो कि क्यों मेटल का इस्तेमाल मशीन बनाने में किया जाता है। क्योंकि मेटल बहुत हार्ड होती हैं, मेलेबल होती हैं। ऑटोमोबाइल बनाने में, जितने भी व्हीकल्स हैं, एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट मतलब इंडस्ट्रियों का सामान बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल खाने के बर्तन, और वाटर बॉयलर पानी उबालने के जो बॉयलर होते हैं उनको बनाने में, इन सबको बनाने में मेटल का यूज होता है बेटा। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल। आपने कुछ नॉन मेटल के यूज भी देखे होंगे, जिस तरह प्लास्टिक वगैरह के यूज़ तो देखे हैं ना। तो भी मेटल के यूज़ क्या क्या है बेटा? मशीनरी में, ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन में, ट्रेन वगैरह इन सब में है। नॉन मेटल के यूजेस देखते हैं।
हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वन, कुछ इंटरेस्टिंग यूज दे रखे हैं। वी आर श्योर दैट यू विल गैस दैम राइट। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ, नॉन मेटल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, भाई नॉन मेटल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक नॉन मेटल यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है बेटा, अगर ऑक्सीजन हमारी धरती पे नहीं होगी तो सारी की सारी लिविंग थिंग मर जाएंगी। तो मतलब नॉन मेटल एसेंशियल है बेटा हमारी लाइफ के लिए। बिकॉज विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल, वो सारे के सारे इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस के दौरान। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, फर्टिलाइजर जो हम खेत में डालते हैं, उर्वरक जो खेत में डालते हैं, उनके अंदर भी नॉन मेटल होती है, नाइट्रोजन वगैरह, वो भी पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। नॉन मेटल इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, बहुत सारे नॉन मेटल है बेटा जो वाटर प्योर करने में यूज होती हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक, नॉन मेटल बेटा पर्पल कलर के सोल्यूशन में जो घाव के ऊपर लगाया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक, उसमें भी इस्तेमाल होती है। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर, नॉन मेटल का यूज बेटा पटाखों में होता है। यू मे ऐड सम मोर यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस से भी बेटा कुछ यूजेज ऐड कर सकते हो। ठीक है। आई हियर दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट, इन वट फॉर्म इज इट फाउंड इन दैम, यानी कि अभी क्या कहती है भाई, मैंने सुना है मैग्नीशियम प्लांट में पाया जाता है, तो किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा, तो मैग्नीशियम प्लांट के अंदर बेटा क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है, लिख लो, क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल जो होता है जिसकी वजह से पौधे अपना खाना बनाते हैं, उनका रंग हरा होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम होता है बेटा। द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी, वेयर इज आयरन इन माई बॉडी, डॉक्टर ने कहा कि मेरी बॉडी में आयरन की कमी है। तो मेरी बॉडी में आयरन कहाँ है, तो लिखो बेटा हमारी बॉडी में आयरन कहाँ होता है, ब्लड में। कहाँ होता है, ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन में बेटा, हीमोग्लोबिन कह देते हैं, हीमोग्लोबिन में, ब्लड में। इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट इन ए केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, 7th क्लास में आपने पढ़ा था एक केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं। दीज सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन, ये वो सब जो सब्सटेंस बनते हैं बेटा ये बिल्कुल अलग होते हैं जो रिएक्शन से पहले आपके पास थे। नाउ इफ़ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय ए केमिकल रिएक्शन, तो बाय यानी कि अगर नाउ इफ़ मान यदि एक सब्सटेंस को आप तोड़ नहीं सकते किसी केमिकल रिएक्शन से, बाय कूलिंग ठंडा करने से, हीटिंग करने से, और बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो इट इज़ कॉल्ड ए एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट की डेफिनेशन है बेटा, एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप केमिकल रिएक्शन, कूलिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस कुछ भी करवा के जिसको आप तोड़ नहीं सकते ना, उसे एलिमेंट कहते हैं। सल्फर इज एन एलिमेंट, सो इज आयरन, और आयरन भी कार्बन एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, यानी कि एक छोटा टुकड़ा उसका। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम, और एटम क्या होता है बेटा, एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट, एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट को बेटा एटम कहते हैं। ए सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट के एक सैंपल में अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो उसमें सारे एक प्रकार के एटम होंगे। तो एलिमेंट क्या था बेटा, जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते कैसे भी। एलिमेंट जिस छोटी से छोटी चीज़ से मिलकर बना होता है उसे एटम कहते हैं, और एक एलिमेंट में एक प्रकार के एटम होते हैं। एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट, जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है एलिमेंट में तो उसके एटम चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज दैट एटम ऑफ द सॉलिड और वेपर सल्फर। मतलब आपके पास सल्फर है, आप चाहे सल्फर को लिक्विड बना दो पिघला के, चाहे उसको गर्म बहुत ज़्यादा गर्म करके गैस बना दो, चाहे उसको सॉलिड बना दो, जो सल्फर के एटम होंगे ना तीनों केस में बिल्कुल सेम होंगे बेटा। although we have an infinite variety of substance in the universe, दूसरी बात भी हमारे पास बहुत सारे प्रकार के सब्सटेंस हैं यूनिवर्स के अंदर, तो नंबर ऑफ़ द एलिमेंट फॉर्मिंग दिस सब्सटेंस इज़ लिमिटेड, यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं, लेकिन इनको बनाने वाले जो एलिमेंट है ना बेटा वो लिमिटेड हैं। एलिमेंट इतने ज़्यादा नहीं है पर सब्सटेंस तो अनगिनत हैं बेटा। देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, यानी कि नेचर में पाए जाने वाले वैसे तो 118 हैं, लेकिन नेचर में पाए जाने वाले सिर्फ 94 हैं, बाकी मैन मेड है। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इन टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एलिमेंट को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं बेटा, मेटल में और नॉन मेटल में। मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर मेटल, ज़्यादातर मेटल हैं, सिर्फ लेस देन 20 आर नॉन मेटल, 20 से भी कम नॉन मेटल हैं। ए फ्यू आर मेटेलॉइड, कुछ मेटेलॉइड हैं, मेटल बहुत ज़्यादा हैं, 20 से भी कम नॉन मेटल हैं, और कुछ मेटेलॉइड हैं बेटा। मेटेलॉइड क्या होते हैं, मेटेलॉइड वो होते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटेलॉइड उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे बेटा हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है। आपको पूरा लेसन अच्छे से पढ़ना है, एक बार दोबारा वीडियो को देखना सारी को और अच्छे से पढ़ना, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से स्टडी करना बेटा।